मेरा बुकलेट दीजिए। फोन आएंगे तो ऑफ कर दीजिएगा। मोबाइल से पूछने की जरूरत नहीं। मेरा अनुपमा मैडम का हो या हिमांशु जी का हो। तो कैसे कब स्टार्ट होगी? स्टार्ट हो गई है। हेलो। स्टार्ट हो गई है। जी सर, मीटिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैटरडे लर्निंग सेशन में इनकम टैक्स एक्ट 1961 तथा इनकम टैक्स एक्ट 2025। इन दोनों के बारे में कुछ हम लोग बात करेंगे। 1961 से इनकम टैक्स एक्ट 1961 चली आ रही है, जो आज करीब 40 20 60 60 65 सालों तक लगातार एक एक्ट चली है। उसमें कई बार अमेंडमेंट्स हुए, कई बार चेंजेस हुए, एडिशंस हुए, सब्ट्रैक्शन हुए, डिलीशन हुए, और फिर उसमें लगातार अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट और कैंसिलेशंस होते रहे, जिनसे कि इसका आकार अनावश्यक रूप से बहुत बड़ा हो गया और पढ़ने में और समझने में क्लिष्टता बहुत आ गई। क्रॉस रेफरेंसिंग टू वेरियस सेक्शंस बढ़ती चली गई और एक सेक्शन पढ़ने में कम से कम 65 70 सेक्शंस की रेफरेंस आती थी। और यदि सिंसियरली पढ़ते जाइए तो समझ में नहीं आता था थोड़ी देर बाद कि हमने किस सेक्शन से बात चालू की थी और हमारे मन में प्रश्न क्या था जिसको हमने समझने के लिए एक्ट देखी थी। इतनी क्लिष्टता को हैंडल करने से लिटिगेशन भी बढ़ रहा है और कोई नतीजा निकलने में बहुत अधिक समय और बहुत अधिक ताकत लगती थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 को बनाया और यह इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 26 से लागू हो गई है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 31 मार्च 25 तक लागू थी। 1 अप्रैल 26 से ये डिसकंटिन्यू हो गई है। परंतु जो भी लॉ था, लॉ को बाई एंड लार्ज गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किया है। जो लॉ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में था वही लॉ इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी रहा। सेक्शंस को परंतु चेंज कर दिया गया है, चैप्टर्स को चेंज कर दिया गया है। कई सेक्शंस उठा के इधर से उधर कर दिए गए हैं, रीऑर्गेनाइज कर दिए गए हैं कि बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए, एक सीक्वेंस में चैप्टर्स आ जाए, क्लिष्टता चैप्टर्स की कम आ जाए।
सेक्शंस के नंबर्स भी कम कर दिए हैं, शेड्यूल्स के नंबर्स बढ़ा दिए, 14 से 16 शेड्यूल कर दिए हैं, रूल्स कुछ कम कर दिए हैं, फॉर्म्स भी कुछ कम कर दिए हैं। हम लोग अब देखते हैं कि इसका प्रयोजन किस प्रकार से गवर्नमेंट चाह रही है और क्या उसकी फिलॉसफी है इस प्रकार के ट्रांजिशन के पीछे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, कि इसको यूजर फ्रेंडली और सरल भाषा में इम्प्लीमेंटेशन के लायक बनाने के लिए इस नई एक्ट 2025 को लाया गया है। अब बात उठती है कि क्या ये कंप्लीटली रिप्लेस कर रहा है 1961 की एक्ट को। तो जी हाँ, यह 2025 इनकम टैक्स एक्ट कंप्लीटली रिप्लेसेस द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब ये नहीं होगा कि 1961 का कोई रेफरेंस लीजिए और उसके बाद एडिशनल बातें नहीं है। इट कंप्लीटली रिप्लेसेस द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो क्या 1961 एक्ट अचानक 1 अप्रैल 26 को मृत हो गई? ऐसा नहीं है। जो केसेस या जो बातें 1961 की एक्ट में थी और 31 मार्च 26 तक जिन पे एक्शन लिया जा चुका है, जो केसेस उस एक्ट के तहत चल रहे हैं, जिन सेक्शंस के तहत चल रहे हैं, वो केसेस उसी प्रकार से कंटिन्यू करें। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जब भी कोई इस प्रकार से एक्ट चेंज की जाती है तो उसमें लास्ट सेक्शन, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 का अंतिम सेक्शन है सेक्शन 536। तो सेक्शन 536 में उसने एक सेक्शन दिया है जिसका नाम है रिपील एंड सेविंग्स। इसका अर्थ है कि जो बातें इन 1961 एक्ट की हैं, जो चलती रहेंगी आगे, कोई केसेस चल रहे हैं या कोई प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया प्रक्रिया के अंत समय तक ये 1961 वाली एक्ट वैलिड रहेगी और इसी के तहत सारा काम होता रहेगा, चाहे वो 1 अप्रैल 26 को क्रॉस कर जाए। परंतु 1 अप्रैल 26 तथा उसके बाद से जो भी एक्ट के रूल्स और नियम लगेंगे वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के होंगे। एक प्रश्न उठता है माइंड में, क्या कोई नए टैक्सेस लगेंगे या कोई नई रूलिंग्स आएंगी? तो ऐसा नहीं है। नई इनकम टैक्स एक्ट के जरिए कोई नए टैक्सेस नहीं लग रहे हैं, न ही कोई प्रक्रिया में चेंज आ रहा है। कभी कभी मन में यह प्रश्न आता है कि क्या पुरानी एक्ट के तहत जो भी प्रक्रियाएं की गई हैं, क्या वो 1 अप्रैल 26 से इनवैलिड हो जाएंगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी एक्ट के तहत जो प्रक्रियाएं की गई हैं वो सभी वैलिड रहेंगी और कंटिन्यूड रहेंगी। चेंज जो किया है शब्दावली में थोड़ा सा किया है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दो शब्द थे, एक का नाम था प्रीवियस ईयर, एक का नाम था असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वॉज a पीरियड ऑफ 12 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिसमें जो व्यक्ति आमदनी अर्न करता था उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, उसका असेसमेंट किया जाता था असेसमेंट ईयर में, विच वॉज द प्रीवियस ईयर प्लस द नेक्स्ट ईयर, दैट वॉज द असेसमेंट ईयर। टैक्स के लोगों को या जो कॉमर्स लाइन से संबंधित है, टैक्सेशन लाइन से संबंधित है, वो लोग तो फिर भी इसका डिफरेंस समझ लेते थे, परंतु आम जनता और टैक्स पेयर इन दो शब्दों से कंफ्यूज हो जाता था कभी कभी। ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट समाप्त कर दिया है और एक ईयर केवल कर दिया है जिसका नाम होगा टैक्स ईयर। अब प्रीवियस ईयर भी टैक्स ईयर है, असेसमेंट ईयर भी टैक्स ईयर है, और टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और लेसर इफ इट इज अ न्यू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 तक एक टैक्स ईयर है। इस पीरियड में जो अर्न इनकम की जाएगी इसका भी असेसमेंट इसी टैक्स ईयर के नाम से किया जाएगा।
परंतु फाइनेंशियल ईयर 25-26, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26, ये एक प्रीवियस ईयर कहा जाएगा, इसको टैक्स ईयर नहीं कहा जाएगा। ये एक प्रीवियस ईयर है और इसके संदर्भ में जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है वो 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 तक होगा। यानी फाइनेंशियल ईयर 26-27 विल बी द असेसमेंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। टैक्स ईयर 26-27 का प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कंसेप्ट ही नहीं है। टैक्स ईयर 26-27 विल बी द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड एंड असेसमेंट विल बी मेड अकॉर्डिंगली ऑफ दिस टैक्स ईयर। अब एक बात उठती है कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर जब प्रीवियस ईयर है तो उसका असेसमेंट ईयर 26-27 है, और टैक्स ईयर जब 26-27 है तो वो अपने आप में टैक्स ईयर भी है। तो इससे ये बात निकल के आती है कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 को यदि 25-26 के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इट विल बी एन असेसमेंट ईयर, और यदि 26-27 के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे इट विल बी अ टैक्स ईयर। माइन्यूट डिफरेंस है परंतु बहुत रेलिवेंट और क्लैरिटी लाने वाला ये अमेंडमेंट किया गया है। एक प्रश्न माइंड में आता है कि क्या बिजनेस को अपना कोई ईयर चेंज करना पड़ेगा, कोई डेट बदलनी पड़ेगी, कोई बुक्स में अमेंडमेंट करना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बिजनेस चल रही है वो उसी प्रकार से चलती रहेगी। जिस वर्ष को अभी तक हम लोग फाइनेंशियल ईयर को जो प्रीवियस ईयर कह रहे थे, अब अगले फाइनेंशियल ईयर को हम टैक्स ईयर कहेंगे, और उसका असेसमेंट भी टैक्स ईयर के ही अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेक्शन 536 जो कि रिपील एंड सेविंग्स का है, जो कंटिन्यूटी को बताता है, उसमें कोई ऐसी बात हो सकती है जो किसी से पर्टिकुलर सिचुएशन को कवर ना कर रही है। ऐसी स्थिति में क्लॉज 6 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट विल अप्लाई। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 है, जो कि सभी कानूनों के से अलग है, और किसी भी कानून के ऊपर यदि कोई बात कहीं पे नहीं लिखी हुई है स्पष्ट रूप से, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में रेफरेंस किया जाता है, और उससे हम लोग कंक्लूजन या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि किसी भी लॉ के ऊपर क्या अप्लाई करेगा। इस प्रकार से सेक्शन 536 में यदि कोई बात क्लियर नहीं हो रही है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के संदर्भ में, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के सेक्शन 6 पे हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं, और उसमें ये लिखा हुआ है कि जो बातें प्रत्यक्ष रूप से इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नहीं लिखी हुई है वो उसको उसी प्रकार से माना जाएगा, और उनको प्रत्यक्ष रूप से मानते हुए ही हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। एक प्रश्न ये मन में आता है कि जो प्रोसीडिंग्स चालू हो गई है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 31 मार्च 26 के पहले या 31 मार्च 26 तक, ऐसी स्थिति में वो प्रोसीडिंग्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार ही चलती रहेंगी जब तक वे प्रोसीडिंग्स समाप्त नहीं हो जाती है। कभी कभी ये प्रश्न भी आता है माइंड में कि जो अप्रूवल्स या सर्टिफिकेशंस हमको ग्रांट हुए हैं, जैसे सेक्शन 12A या सेक्शन 80G का हमें ग्रांट हुआ है अप्रूवल या एग्जेम्पशन अप टू से 2036-37, तो क्या ये सब बदलवाने पड़ेंगे या रिन्यू कराने पड़ेंगे या कोई इस पे नया कवर चढ़ाना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि कोई अप्रूवल या एग्जेम्पशन ग्रांट हुआ है 1961 एक्ट में अप टू अ पीरियड एक्सीडिंग 1 अप्रैल 26, it will continue to remain in that way with the relevant changes in the sections, जिसमें कोई हमें नया कवर चढ़वाना या नया सेक्शन लिखवाना कुछ भी नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली इट विल बी डीम्ड that it is continuing under the new act. जो सर्कुलर्स, इंस्ट्रक्शंस या क्लैरिफिकेशंस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इशू किए हैं वो भी कंटिन्यू करते रहेंगे। 1961 की एक्ट से में के समय में जो इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं
वो 2025 की एक्ट में कंटिन्यू करते रहेंगे और उनमें कोई ऐसी बात नहीं आएगी। इसी प्रकार से सभी चैप्टर्स में, जैसे टैक्स डिडक्शन का चैप्टर है, टीडीएस का है जो कि 192 से लेके 206 तक था, अब वो दो सेक्शंस में समेट दिया गया है, 392 एंड 393। उसमें चार्ट बना दिया, टेबल बना दिया है, जिससे कि चीजों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसी प्रकार से पूरे एक्ट को टैक्स पेमेंट्स, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, अदर स्टैट्यूटरी फॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स, टीडीएस compliances, dispute resolution mechanism, carried forward and set off of losses, NIRI related provisions and other miscellaneous transitional issues के में बांटा गया है। और प्रत्येक के बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने मन में आने वाले सभी प्रश्नों का निवारण करते हुए उनका उत्तर दिया है, जो हम लोग आगे के सेशंस में धीमे धीमे देखेंगे। इतने में या और किसी बात में कोई डिस्कशन हो, किसी को कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ठीक है, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।